न्यूज नेशन के कार्यक्रम शहर बनारस में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगा। मिस्टर एस राजलिंगम जी, डीएम बनारस, वो कृपया मंच पर आए। करौली शंकर महादेव कृपया मंच पर आए। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, MD AMS मीडिया कृपया मंच पर आए। हर्षवर्धन द्विवेदी जी, VP न्यूज नेशन नेटवर्क कृपया मंच पर आए। तो आप सभी मेहमान मंच पर आइए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। डीएम सर से कहूंगा, एस राजलिंगम सर से, कि वो आए और हमारे दर्शकों को संबोधन करें। मैं सबसे पहले न्यूज़ नेशन को और उनके पूरे टीम को ये अवसर देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब ट्रांसफॉर्मिंग काशी की अगर बात करते हैं तो काशी के बारे में तो कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सांस्कृतिक राजधानी रहा, धार्मिक राजधानी भी रहा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो स्टेशन को आधुनिक बनाने के साथ साथ यहाँ की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाएं, और जो ट्रेन्स है और इम्पॉर्टेंट शहरों के लिए जो ट्रेन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएं। अब वंदे भारत ही, इतने वंदे भारत वाराणसी टच होके जो जाती है, ऊपर गाड़ियों की जाने का और नीचे ट्रेन का, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ी करके काशी स्टेशन का भी उसमें विकास उसमें सम्मिलित है। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इसमें बड़ी है। ट्रैफिक के साथ साथ वहाँ एयरपोर्ट का तत्कालीन तो विस्तारीकरण हुआ था, अब वर्तमान समय उसको और विस्तारीकरण उसमें काम चल रही है। उसकी शिलान्यास भी हो चुकी है, नए टर्मिनल बिल्डिंग भी आ रही हैं और रनवे भी उसको बढ़ाया जा रहा है। और ये किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम नहीं होगी। ये लगभग 11.5 लाख लोगों का हम आयुष्मान कार्ड दिए हुए हैं, जो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज वो पाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुआ है। मैं टाइम शॉर्टेज के कारण अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। हर्षा सर, आप भी आइए मंच पर। सबसे पहले मैं मंच पर अपने मेहमान को बुलाना चाहूंगा, करौली शंकर महादेव मुस्लिम मठ हरिद्वार, और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री राहुल सिंह जी को, अतलानंद रचना परिषद के सचिव, डॉक्टर सचिन मिश्रा जी, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। CPC पावर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सारिका जी को बुलाना चाहूंगा मैं। अनिमेश बिश्नोई जी, क्रिम्सन वर्ड स्कूल। चंद्रशेखर जी को बुलाना चाहूंगा, सृष्टि ग्रुप वाराणसी। श्री रवि अरोड़ा जी को बुलाना चाहूंगा, हेरिटेज इनके डायरेक्टर, जो कि होटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में वाराणसी में एक बहुत बड़ा नाम है। उदयराज सिंह जी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उदय ऑटो सेल्स, वाराणसी में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के किंग। और आखिर में मिस्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, MD AMS मीडिया। जोरदार ताली होनी चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उससे पहले मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, MD AMS मीडिया को मंच पर बुलाना चाहूंगा। शहर बनारस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बनारस में ऐसी महान विभूतियां हैं जिनको हम लोगों ने ऐसा सजोया कि उनको मंच से सम्मानित भी किया जा सकता है, और उन्हें सम्मानित भी किया गया है और किया जाएगा भी। तो इसी सब को जोड़कर हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम कर लेते हैं। तो न्यूज़ नेशन, जो अब तक का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, एक जोरदार तालियां न्यूज़ नेशन के लिए कि ऐसे एक सामाजिक कार्यों के बीच में अपनी महती उपस्थिति रखा। न्यूज़ नेशन की तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई, और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए, इसलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा नगर आयुक्त मिस्टर अक्षत वर्मा जी को और मिस्टर हिमांशु नागपाल जी को, CDO, वो मंच पर आए और उनसे चर्चा की जाती किस तरीके से बनारस को आगे ले जा रहे हैं, उनका विजन क्या है। हिमांशु नागपाल जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि आपने क्या सोचा है बनारस को किस तरीके से आगे ले जाया जाए। लगातार बनारस में काफी कुछ परिवर्तित हो रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बना है, उनकी प्रेरणा से 37,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स यहाँ लोकार्पित हो चुके हैं, और वर्तमान में 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें चाहे हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, घाटों के नया रूप जो मिला है, चाहे नमो घाट का हो या सभी घाटों का कायाकल्प किया गया है, रिंग रोड का प्रोजेक्ट आया है, रेलवेज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, रोड चौड़ीकरण के 1000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स जो शहर के मेन 4 रोड्स हैं उनके वर्तमान में चल रहे हैं, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण चल रहा है, पूर्वांचल का प्रथम स्टेडियम आने वाला है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तो काशी
का बहुत विकास हुआ है और अभी हो रहा है और आगे कई और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। अक्षत जी, आपसे सवाल है कि क्लीन वाराणसी और ग्रीन वाराणसी, हरा भरा भी रहे और साफ सुथरा भी रहे, और इसके अलावा सबसे बड़ा, जब देखिए आबादी भी बढ़ती है, वाराणसी की आबादी भी बढ़ रही है, सबसे कूड़ा निस्तारण सबसे बड़ी समस्या है। आपकी नज़र में ये दो अहम चीज़ें किस तरीके से उसके लिए काम किया जा रहा है? जहाँ तक आप देखेंगे कि जो स्वच्छ भारत की रैंकिंग्स होती हैं, स्वच्छता रैंकिंग्स होती हैं, उसमें भी हम नित्य प्रतिदिन सुधार करते रहते हैं। गत वर्षों में भी हमें पुरस्कार मिले, पिछले वर्ष हमें बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला था। तो कहीं ना कहीं यहाँ सफाई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ष दर वर्ष इम्प्रूव हुआ है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। अभी जो वर्तमान में हम लोग जैसे कुछ जो स्टेप्स ले रहे हैं वो मैं हाईलाइट यहाँ करना चाहूँगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि कूड़ा घर जो है शहर में बहुत जगह पे थे, बहुत बड़े बड़े कमरे टाइप के बने हुए हैं, उन पे हमने बाहर पेंटिंग्स तो कर रखी थी, अंदर उनमें कूड़ा भरा रहता था और वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र होते थे बहुत सी जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है करसड़ा में, वहाँ उसको ले जाया जाता था। तो वो व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। हमने G20 के टाइम पे नगर निगम की टीम ने जो है 7 ऐसे कूड़ा घर थे जिनको हमेशा के लिए बंद कर दिया, विलोपित कर दिया। साथ ही साथ घाट पे जो आप देखते होंगे, घाट की सफाई के लिए हमने रेगुलर 500 सफाई कर्मी अलग से उनको डिप्लॉय कर रखा है। इसमें और इजाफा किया जा रहा है। कुंभ के दृष्टिगत भी लगभग 250 लोग और उसमें बढ़ाए जा रहे हैं। तो वहाँ एक रोबस्ट मैकेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं कि भाई घाट पे कभी भी कोई गंदगी या कूड़ा इस तरह की स्थिति ना दिखे, क्योंकि देश विदेश से सैलानी भी यहाँ आते रहते हैं। तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियों में कमी है। आप लोग यूथ हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे अधिकारी युवा, उन्होंने बनारस के बारे में विस्तार से चर्चा की। शिवांग अग्रवाल जी, चेतमढ़ी जेम्स एवं ज्वेलर्स, संतोष सिंह अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन न्यास, अमृता जी सामुराई प्यूरिफायर से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर बुलाते हैं करौली शंकर महादेव मिश्री मठ हरिद्वार। गुरुजी आप मंच पर आइए। और सबसे पहला सवाल गुरुजी आपसे है कि आपके भक्त कहते हैं कि आप बड़े से बड़े शारीरिक और मानसिक रोग एक दिन में ठीक कर देते हैं। चिकित्सा करते हैं या चमत्कार करते हैं? जैसा कि आपने पूछा भी, दरबार कोई चिकित्सा नहीं करता है और ना ही कोई चमत्कार करता है। दरबार में वैदिक प्रक्रिया के द्वारा लोगों की नकारात्मक स्मृतियों का नष्टीकरण होता है। यह नकारात्मक स्मृतियां ही रोगों का कारण है। ये दरबार का अनुसंधान है। जब ये नकारात्मक और रोगी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति के रोग भी अपने आप ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। रहा आपका कहना कि चमत्कार, दरबार की अपनी आइडियोलॉजी है कि इस पूरी सृष्टि में चमत्कार और रहस्य नाम की कोई वस्तु होती नहीं। हम जो होते हुए देखते हैं, कभी देखा नहीं होते हुए, तो उसे हम चमत्कार की संज्ञा देते हैं। उस विधि को नहीं जानते जिस विधि से हो रहा है, तो उसे हम रहस्य मानते हैं। एक सवाल है कि दरबार में वैदिक प्रक्रिया करने के बाद लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब सब तो प्रमाण तो मांगेगा कि इसका प्रमाण क्या है। अब प्रमाण तो वही देते हैं, जाते समय धन्यवाद करके जाते हैं सभी लोग। हमसे जो प्रक्रिया होती है वो लोग जब स्क्रीन पे होते हैं, हम तो सामने होते भी नहीं हैं। दरबार में लोग ब्राह्मण देवता हैं सब, वो लोग प्रक्रिया कराते हैं सारी, और मुझसे तो अगले दिन केवल वो लोग स्क्रीन पे होते हैं। अगर मैं अमेरिका में भी हूँ, मैं कहीं भी हूँ, तो स्क्रीन पे वो हमें देखते हैं, हम उनको वहाँ स्क्रीन पे देखते हैं। तो बात होती है, वो धन्यवाद करते हैं कि हम स्वस्थ हैं। गुरु जी से आग्रह है कि हमारी विभूतियों को सम्मान वो दे, अपने हाथों से सम्मानित करे उनको। मैं देवव्रत मिश्रा जी को बुलाना चाहूँगा। आप एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सितार वादन एवं सुरबहार वादन की प्रस्तुति कर भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे दिशा की ओर उन्मुख कर रहे हैं। अगले महान विभूति श्रीकांत जी, जो कि अर्चक काशी विश्वनाथ मंदिर के, उन्हें सम्मानित कीजिए अपने हाथों से।
मैं अब ललित उपाध्याय जी को बुलाना चाहूँगा। बनारस के ललित कुमार उपाध्याय एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। हालांकि आज उनकी अनुपस्थिति पर उनके पिता श्री सतीश उपाध्याय जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। इसके बाद मैं सुनील विश्वकर्मा जी को बुलाना चाहूँगा, वो मंच पर आएँ। भगवान राम का चित्र बनाने वाले हमारे शहर से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में HOD भी हैं। डॉक्टर नीरजा माधव जी सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। पंडित दिवाकर द्विवेदी जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। राहुल सिंह जी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव, पूर्वांचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष, सेवा भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष और समाजसेवी हैं। जोरदार ताली उनके लिए। सचिन मिश्रा जी पर्यावरणविद हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। और इसके अलावा सारिका श्रीवास्तव जी हैं, डायरेक्टर अशोका इंस्टीट्यूट। सबसे पहले राहुल सिंह जी, आपसे सवाल है कि आप किस तरीके से देख रहे हैं बदलते बनारस को और शिक्षा के क्षेत्र में? हमारे वेदों शास्त्रों में जो कुछ हमें दिया है उसका अगर दशांश भी पुनः वापस स्थापित कर लें गुरुजी जैसे महान संत लोग, तो काशी शिक्षा में अग्रणी हो सकती है। कहने के लिए 6 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है, बच्चों के नंबर किस तरह दिए जा रहे हैं, उनकी कॉपी कौन जांच रहा है, संस्कृत का अध्यापक अंग्रेजी की कॉपी जांच रहा है, ऐसी स्थिति में सुधारने का प्रयास तो वर्तमान सरकार कर रही है जी, लेकिन वो अभी बहुत हद तक उसमें काम किया जाना बाकी है। सफलता मिलने में अभी समय लगेगा। इसके लिए हमें आत्मावलोकन करना होगा, गुरु को भी और विद्यार्थी को भी, कि ये ईमानदारी से अगर प्रयास किया जाए, आप स्वयं शिष्य बनकर किसी गुरु के शरण में और चरण में चले जाइए, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस दिन ये विद्यमान होगा, पुनः स्थापित होगा, काशी फिर से शिक्षा की राजधानी बनेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। सचिन मिश्रा जी, देखिए पर्यावरण को लेकर बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में देखा दिल्ली NCR की स्थिति क्या रही, और यहाँ आते जब पर्यावरण की बात होती है तो माँ गंगा की केवल बात होती है, ओवरऑल सबकी बात नहीं होती। तो आपकी नज़र में क्या महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा है शहर बनारस के लिए? पर्यावरण बहुत बड़ा विषय है। आज जिस तरीके से मानव अपने सुखद व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है, अपने कहते हैं कि अपनी विलासता नहीं कहेंगे, लेकिन अपने सुख सुविधा के लिए जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पर्यावरण को उतना ही चोट पहुंचाता लगातार चला जा रहा है। तो कहना ही चाहिए कि अगर आदिकाल से अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमारी एक व्यवस्था थी, हमारी एक सनातन संस्कृति थी, जिस तरीके से हम पेड़ को भी पूजते थे और अपने सारी व्यवस्थाओं को भी अपने आसपास की चीज़ों को दुरुस्त करते थे। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जितना ज़्यादा हम वैज्ञानिक तर्कों पे चलते चले गए, बहुत आविष्कार करते चले गए, तमाम से सुख सुविधाओं को हम लोगों ने अपने अंदर लाने का जो प्रयास किया, हम पर्यावरण को शायद भूल गए। तो एक ये भी कहना चाहेंगे कि पर्यावरण का जो आज विशेष अवसर है कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। 25% ऐसे हैं कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग क्या नाम है, एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। 50% सरकारें कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इवन इंडिया के भी इंक्लूड कर लें। अभी अगर 25% ऐसे है, 50% अगर व्यवस्था दे रहे हैं, तो आप समझिए कि 50% का गैप अभी भी हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग्स हो रही हैं, तमाम से इंडस्ट्रीज़ लग रहे हैं। हम उसकी मौलिक चीज़ों को, अपने जीवन के मौलिक अधिकारों का जिस तरीके से हनन करते चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि किस चीज़ की कितनी बिल्डिंग की आवश्यकता है, कहाँ कंक्रीट की कितनी आवश्यकता है, कहाँ पर जहाँ फार्मर कहते हैं कि भारत एक कृषि देश हुआ करता था, आज कंक्रीटों के तौर पे जहाँ पर न जाने कितनी बिल्डिंग बन रही हैं। हम तमाम से आवश्यकताओं से ज़्यादा चीज़ों को हम अपने घरों से निकाल करके सड़कों पे, रिहायशी इलाकों पर जिस तरीके से फेंक रहे, तो हमारा सिविक सेंस जीरो होता चला जा रहा है। सारिका जी, आपसे सवाल है कि देखिए हायर एजुकेशन को लेकर चर्चा करें तो क्या कुछ आवश्यकता है? बनारस की बात करें तो एक शिक्षा का केंद्र आदिकाल से है। अब ज़रूरत है कि हम मानवीय मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ हमारे छात्र छात्राओं को, युवाओं को आधुनिक तकनीकियों से भी अवगत कराएं, उनको सक्षम बनाएं।
शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है और हमें सर्वशक्तिशाली बनने के लिए सिर्फ पुरातन जो परंपराएं हैं उनके साथ नई तकनीकियों से अपने युवाओं को सक्षम बनाएं, जिससे वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ें और देश को एक उन्नत भारत बनाने में और विकसित भारत बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। हमारे संस्थान में जैसे हम लोग मानवीय मूल्यों की शिक्षा का केंद्र है, साथ साथ हम लोगों ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे डेटा साइंस, AI, ML, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सभी विषयों पर छात्रों को हम लोग शिक्षा देते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। विगत वर्ष AITM फाउंडेशन फॉर इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है, जिससे हम पूर्वांचल के छात्र छात्राओं को सभी तकनीकियों से अवगत कराएं, जिससे कि वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ें और एंटरप्रेन्योर बने। तो हमारे जो मेंटर्स हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से हैं, देश और विदेश से हमारा कोलैबोरेशन है। तो हमें बनारस को सर्वशक्तिमान बनाना है कि हमारे छात्र यहाँ रह के हमारे लोगों का, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का उत्थान करें। अगले पैनल में अपने मेहमानों से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत मिश्रा जी, काशी विश्वनाथ मंदिर अर्चक हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर के, और संतोष सिंह जी, विश्व वैदिक सनातन न्यास, और डॉक्टर नीरजा माधव जी जो कि साहित्यकार हैं, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष ललित कला एकेडमी। चारों मेहमानों का हमारे मंच पर स्वागत है और शुरुआत संतोष जी आपसे करना चाहते हैं। बनारस ने तो बहुत कुछ बदलता हुआ देखा है, अब और क्या बदलना है? बदलना ये है कि जो ये सनातन काशी था वो सनातन काशी दोबारा बन जाए। यहाँ पे जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया है वो हम सनातनियों को मिले, हम उस पर मंदिर दोबारा बना सकें, क्योंकि काशी का स्वरूप उन मंदिरों से था, उस सनातन परंपरा से था जो काशी के गलियों में हर चौराहे पे दिखाई पड़ता था। और आज हम स्वतंत्र भारत में होने के बाद भी जो नहीं देख पा रहे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का केस देख लीजिए, वो हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। अभी हमने कृत्यवासेश्वर पर मुकदमा कायम किया कि वो वहाँ भी मस्जिद बनी हुई है जी, लेकिन करें क्या, कैसे मिले? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जब तक वर्शिप एक्ट पर हम बहस कर रहे हैं तब तक कोई नया मुकदमा दाखिल नहीं हो, और इस पे कोर्ट भी संज्ञान लेगा कि कोई नया फैसला इस तरह का मत दे जिससे विवाद पैदा हो। श्रीकांत जी, काशी इसीलिए है क्योंकि ये काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। पहले और अब में आपने क्या देखा अंतर? आप लगातार महादेव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे काशी के प्रिय सांसद और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना इसको नया कलेवर दे करके कैसे सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण वर्तमान का श्री काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र है, जो 2000 स्क्वायर मीटर में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में दृष्टिगोचर हो रहा है। और जहां पर आने वाले असंख्य, माने अभी आपको इस साल में दर्शनार्थियों की संख्या जो है नए साल पर 7 लाख दर्शनार्थी आकर के भगवान विश्वनाथ को दर्शन पूजन करके धन्यता का अनुभव किए हैं, कृतार्थ हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बदल रहा है बनारस, और आने वाले समय में नित्य निरंतर अनवरत अबाध गति से प्रगति के पथ पर उन्नत और अग्रसर हो रही है काशी। डॉक्टर नीरजा जी, एक सवाल आपसे है, साहित्य और वाराणसी बनारस को कैसे आप देख रहे हैं? एक श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के नोपमीयते। जहाँ पर मरना भी मंगल है और विभूति ही आभूषण है, और जहाँ कौपीन ही, जो कौशेय कौपीन है वही वस्त्र है, तो इस काशी की उपमा किससे दी जा सकती है? यह साहित्य भी है और यह काशी का परिचय भी है। और इस साहित्य के बिना या इस परिचय के बिना काशी को हम नहीं जान सकते हैं। हम जानते हैं कि माँ गंगा, माँ अन्नपूर्णा, दो माँओं से जो संपोषिता ये काशी है, जिसको बाबा विश्वनाथ ने अपना बनाया। उस काशी का नागरिक होने के नाते हम सब प्रणाम करते हैं, और काशी का नागरिक होने का अर्थ ही होता है कि हम ब्रह्मांड के नागरिक हैं।
पूरे विश्व में राजनीतिक शासन चाहे किसी का भी रहा हो, लेकिन आध्यात्मिक शासन पूरे विश्व पर काशी का ही रहा है। तो साहित्य में भी काशी पूरे अपने ओज के साथ, पूरे अपने सौंदर्य के साथ, पूरी अपनी गरिमा के साथ वर्णित होती है। डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी, अगर कहा जाए कि आपकी भाषा में शहर बनारस क्या है? काशी बहुत प्राचीन काल से ही चित्रकला से प्रेरित रहा है और यहाँ बहुत से ऐसे चित्रकार हुए जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी उस चित्रकला को निभा रहे हैं और उसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ कलाएं जो है वास्तव में कुछ कारणों से गायब होती चली गई, जिसमें भित्ति चित्रकला थी, जिसमें यहाँ का एक कुम्हार लोग भित्तियों पर चित्र बनाते थे शादी विवाह में और मांगलिक अवसरों पर, घरों के ऊपर। शायद घर में आजकल पक्के पेंट लगने लगे और वो चित्र नहीं बनवाने लगे लोग, क्योंकि हर साल वो चित्र बनते थे, हर साल पुताई हो जाती थी और फिर नए चित्र बनते थे और हर मांगलिक अवसर पर वो चित्र बनाए जाते थे। आज उन चित्रों की पीढ़ी समाप्त होती चली गई है। आज उस पर रिसर्च भी हो रहा है कि वो परंपरा, वो शैली किस प्रकार से, काशी शैली की जो चित्रकला थी वो किस प्रकार से लाई जाए। आज ज़रूर ये है कि पुनः काशी उस भित्ति चित्रकला के रूप में उभर रही है और काशी में जगह जगह दीवार पे चित्र बन रहे हैं कलाकारों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का हमारे मंच पर आने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए, शहर बनारस के बारे में बात करने के लिए। और इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं।